बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हाफिज़ गुलशेर मेरा नाम है, बायो पढ़ाना मेरा काम है। लेक्चर नंबर 16 के साथ हाज़िर हूँ। लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, लेक्चर नंबर 15 में हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसका नाम था बायोलॉजिकल मेथड, और उसका जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट में हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, मफरूज़ा बनाया था, और फिर हमने दो मेथड्स पढ़े थे कि वो कौन से दो मेथड्स हैं जिससे हाइपोथेसिस बना सकते हैं। पहला मेथड था डिडक्टिव रीजनिंग का, दूसरा मेथड था इंडक्टिव रीजनिंग का। मेरे ख्याल है ये बातें आपको समझ आ चुकी होंगी लास्ट लेक्चर में। अब उस लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आगे ही प्रोसीड कर रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन के अदर वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ये आपने इंडक्टिव रीजनिंग के बाद यही लिखना है। मतलब वो 5 और तरीके हैं जिससे आप हाइपोथेसिस दे सकते हैं। पहला तरीका एस्थेटिक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस कहते हैं तरजीह देना, किसी को खूबसूरती की बुनियाद पर तरजीह देना, ये एक तरीका है हाइपोथेसिस देने का। इमेजिनेशन, ख्यालात, हमारे जहन में ख्याल आते हैं, हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर फिर नवाज शरीफ होगा, तो ये जो हमारे जहन में ख्याल आते हैं, तो ये क्या है? ये हाइपोथेसिस है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट, कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद ईच अदर। जब हम अपने आप का मवाजना करते हैं दूसरे के साथ, ये अगर मेरे साथ एक और, फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉलीग है, हम दोनों स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, मैं कम अच्छा पढ़ता हूं, तो मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आएंगे। तो वो जो ख्यालात आते हैं मेरे जहन में, वो ठीक भी हो सकते हैं और वो गलत भी हो सकते हैं। तो जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो हमारे जहन में जो बात आती है वो क्या होती है? वो हाइपोथेसिस होती है। अब यहां पर दो लफ्ज हैं, कंपैरिजन एंड एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब आप लोग लिख लेंगे सिमिलैरिटी। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग एट अदर्स। मतलब करने कुछ और गए थे, करके कुछ और आ गए। धनिया लेने गए थे, पुदीना लेकर आ गए। ये भी एक हाइपोथेसिस है जो हमारे जहन में आती है माहौल को देखकर। नेक्स्ट है रिलीजियस आइडिया। रिलीजियस आइडिया, इसे कहते हैं मजहबी ख्याल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये शख्स 5 वक्त का नमाजी है, होना भी चाहिए, लेकिन वो जो ख्याल मेरे जहन में है वो हाइपोथेसिस है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये वो 5 तरीके हैं जो हाइपोथेसिस आप इससे फॉर्मुलेट कर सकते हो। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो इंडक्टिव रीजनिंग पे हमने खत्म किया था, वो इंडक्टिव रीजनिंग के बाद आपने ये हेडिंग बनाकर ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं। कौन कौन से रिपीट कर रहा हूं? किसी को खूबसूरती की बुनियाद पर तरजीह देना, ख्यालात मवाजना करना, सिमिलैरिटी बताना, डिस्कवरी करना, अचानक से किसी चीज का दरियाफ्त कर जाना, या रिलीजियस आइडिया या मजहबी ख्याल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है, अब उस पर टेस्टिंग की जाएगी। मतलब एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, उसको बार बार टेस्ट किया जाएगा विदाउट एवर बीइंग फॉल्सिफाइड। और अगर वो गलत साबित ना हो, हाइपोथेसिस पर बार बार टेस्टिंग करेंगे, और अगर वो गलत साबित ना हुई तो उसको क्या कर लेंगे? वेल सपोर्टेड एंड जनरली एक्सेप्टेड। तो हम उसको कबूल कर लेंगे, कबूल है, ये हाइपोथेसिस कबूल है। अब जब टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग पॉजिटिव आएगी, रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, फिर हम उसी हाइपोथेसिस को अब नाम दे रहे हैं थ्योरी का। अब थ्योरी क्या है? थ्योरी की डेफिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप लिख लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुल्तान बोर्ड। ये डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है अक्सर, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं। थ्योरी, अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ मेनी टेस्ट। मतलब वो हाइपोथेसिस जिसको आप सपोर्ट करो, किसकी बुनियाद पर? टेस्टों की बुनियाद पर, और टेस्टों के रिजल्ट की बुनियाद पर। मतलब रिजल्ट अगर एक्यूरेट आएंगे, हाइपोथेसिस पर जो बार बार टेस्टिंग होगी उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, एक्यूरेट आएंगे। अब उसी हाइपोथेसिस को अब मैंने नाम दिया विच इज नाउ कॉल्ड थ्योरी। अब थ्योरी की दो किस्में हैं, इट कैन बी प्रिडिक्टिव, इट कैन बी प्रोडक्टिव।
लफ्जों पे जरा फोकस कीजिएगा। प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव वो है विच हैज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पावर, जो अपनी वजाहत खुद बयान करे, जो अपना मुंह बोलता सबूत हो, वो प्रिडिक्टिव है। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव वो है विच मे सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, मतलब ऐसी थ्योरी जिसमें से मजीद कोई हाइपोथेसिस निकल सके, जिसमें मजीद, जिसमें बात से बात निकले, वो थ्योरी कहलाती है प्रोडक्टिव थ्योरी। जो अपनी वजाहत खुद बयान करे वो प्रिडिक्टिव, जिसमें बात से बात निकले वो प्रोडक्टिव। इसकी आप बेशक एग्जाम्पल दे सकते हैं, थ्योरी की एक एग्जाम्पल दे दें, आपने पढ़ी हुई है 9th-10th में, प्रेशर फ्लो थ्योरी है, कोहिजन टेंशन थ्योरी है, वो आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं थ्योरी में। क्लियर होगा मेरे बेटे? हाइपोथेसिस बनाई, उसके ऊपर टेस्टिंग की, टेस्टिंग के अगर नताइज दुरुस्त आए उसको मैंने थ्योरी का दर्जा दिया, थ्योरी की दो किस्में कर ली, प्रिडिक्टिव और प्रोडक्टिव। अगर थ्योरी भी ठीक होगी तो फिर हम उसको दर्जा देंगे लॉ का, कानून का। और लॉ जो है वो गलत नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, वो फैक्ट होता है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लॉ पर चलते हैं, दैट इज साइंटिफिक लॉ, या इसे आप बायोलॉजिकल लॉ भी कह सकते हैं। मैंने कहा ये दुरुस्त होता है, ये गलत नहीं होता, बिकॉज ये सारे मराहिल से होकर गुजरता है, ऑब्जर्वेशन से, हाइपोथेसिस से, टेस्टिंग से, थ्योरी से। अब ये जो लॉ है ये एक्यूरेट है। इसकी डेफिनेशन अक्सर बोर्ड में आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में, इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स, अगर थ्योरी बच जाए स्केप्टिकल अप्रोच, शक व शुबात से, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड, और उसको बार बार हम सपोर्ट करें बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, तजर्बाती सबूतों की बुनियाद पर। मतलब वो जो थ्योरी पीछे हमने बनाई, अगर ये थ्योरी मजीद शक व शुबात से बच जाए और उसको सपोर्ट करें हम किसकी बुनियाद पर? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, तजर्बाती सबूतों की बुनियाद पर, अब मैं उस थ्योरी को क्या दर्जा दे रहा हूं? साइंटिफिक लॉ का। और लॉ गलत नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है, ये फैक्ट होता है नेचर का, ये ज़हन में रखिएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, अगर थ्योरी शक व शुबात से बच जाए और उसको बार बार हम सपोर्ट करें तजर्बाती सबूतों की बुनियाद पर, तब हम उसको क्या दर्जा देंगे? लॉ का, साइंटिफिक लॉ का। आपने एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में तो आप सारी लिखेंगे, एग्जाम्पल्स भी और प्रॉपर्टीज भी। एग्जाम्पल्स इसकी दो हैं, बायो, क्योंकि बायो में लॉज बहुत ही कम है, बायो में बहस बहुत ज्यादा है, लॉज बहुत कम है। पहला जो है दैट इज मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपने दो पढ़े होंगे 10th में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल बहुत लकी था कि ये दो लॉज बना गया। उस जमाने में जेलसी बड़ी थी, वरना इसका तीसरा लॉ भी आ जाता, उसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया, और इसकी जो रिसर्च थी मटर के पौधे पर, वहां से जो लॉज बना रहा था वो डाइवर्ट हो गई अपनी वाइफ की डेथ पर, और सून आफ्टर उस रंज की वजह से वो बेचारा खुद भी मर गया। वरना तीसरा लॉ भी होता जो आप लोग पढ़ते, और वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। जेलसी हर जगह है, हर जमाने में थी, साइंटिस्ट में भी होती है, इसीलिए बायो में लॉज बहुत कम है। नेक्स्ट, हार्डी विम्बर्ग लॉ। ये ना एक मैथमेटिकल लॉ है, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रपोज किया है, हार्डी एंड विम्बर्ग। ये हम सेकेंड ईयर के बुक में जाके पढ़ेंगे। उसमें एक फार्मूला है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ होगा, a + b का स्क्वायर, वो अप्लाई होगा इधर। तो आप एग्जाम्पल दे देंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लॉ की प्रॉपर्टीज, लॉ की खसूसियात क्या है? एक खसूसियत तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कांस्टेंट होता है, ये फैक्ट होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वही बात मैंने लिखी, इट इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। कुदरत भी इसको मानती है। और एक लफ्ज और है प्रॉपर्टी में, इट इज इरिफ्यूटेबल थ्योरी। मतलब ये वो थ्योरी है इरिफ्यूटेबल, इरिफ्यूटेबल का मतलब नाकाबिले तरदीद, वो थ्योरी जिसको आप रद्द नहीं कर सकते। और उसी नाकाबिले तरदीद थ्योरी को मैंने क्या नाम दिया है? साइंटिफिक लॉ का। ये बेटा
हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और स्टेप्स बाय स्टेप्स आपने लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन को। आधा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 4 मार्क्स इजीली बच्चा गेन कर सकता है। आपने स्टार्ट करना है डेफिनेशन से, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर उसकी टाइप्स, उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, फिर 5 तरीके बताने हैं फर्स्ट स्लाइड में हाइपोथेसिस बनाने के, उसके बाद टेस्टिंग, फिर थ्योरी की टाइप्स और लास्ट में लॉ, एग्जाम्पल्स और प्रॉपर्टीज। और ये आपका इस साल का बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन था, मुल्तान बोर्ड का। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे असाइनमेंट चेक कराएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू मेरे बेटे।